हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आई पे। तो आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। यह ड्रीम आई की ओर से। आज है सेट नंबर 6, और इससे पहले हम लोग 5 सेट कवर कर चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आज जो कुल मिलाकर 6 सेट होंगे, इसका जो है शाम को टेस्ट भी लिया जाएगा। हमें आप जो है कोशिश यही करिएगा कि सेट बाय सेट आपको आंसर की रेडी रखना है, ताकि क्योंकि आपको सेट में जो है आंसर की नहीं दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेट नंबर 6 को। प्रीवियस डे के कुछ प्रश्न थे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न थे। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन था डी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो कि एक रक्त का भाग नहीं है, ये एक प्लाज्मा के रूप में कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन था, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्य है। तो ये एक सवाल था जो कि जल पादप जगत का जलीय रूप है, जल अवस्था में पाया जाता है। वही तीसरा क्वेश्चन था, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो ये बांकी बिहार के बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक परिस्थिति तंत्र का दो घटक होता है, जैविक और अजैविक। तो इसमें जीव जो है वो अजैविक घटक नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन है, बाउल बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बाउल और जात्रा एक लोक नृत्य है, जो कि बताना है आपको कि ये किस राज्य से संबंधित है। सॉरी। तो बाउल और जात्रा जो लोक नृत्य है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित रखता है। पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है जाउल बाउल और जात्रा। इसके अलावा जो यक्षगान और करगा जो नृत्य है, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक में यह लोक नृत्य गाए जाते हैं। स्नेल का नियम किससे संबंधित है। स्नेल का नियम क्या कहता है। स्नेल का नियम मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन से यह संबंधित है। स्नेल का नियम जो है साइनाई बटा साइनार, ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब जो होता है, एक ही तल में होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें बताना है कि किसका जो है ना ये सही मिलान करना है। तो क्यूसेक जो होता है वो किसका होता है। ये सब एक मात्रा दिया गया है। तो ऑप्शन ए में है क्यूसेक। तो ये क्यूसेक क्या होता है, ये जल की प्रवाह की दर को मापता है। तो ऑप्शन ए के साथ, तो यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे थोड़ा, 1 2 3 और 4। तो क्यूसेक किसको किस चीज मापा जाता है। तो ये जल की प्रवाह की दर मापा जाता है। इसके अलावा बाइट जो था, बाइट एक डिजिटल सूचना प्रदान करता है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर एक भूकंप तरंग की भूकंप की तीव्रता की माप करता है। और बार जो है यह दाब को मापने की एक इकाई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर के किस प्रकार होगा। ए का होगा, ए का हो जाएगा 3। बी का क्या होगा, बाइट। बाइट किस चीज को मापता है। तो ये डिजिटल सूचना की इकाई को मापता है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित है ये। तो बाय बी के हो जाएगा 4। इसके अलावा रिएक्टर जो है वो भूकंप की तीव्रता नापता है, तीव्रता को मापा जाता है। तो ये सी के हो जाएगा कितना, सी के हो जाएगा 3 2। सी के हो जाएगा 2। और डी यानी कि बार, यह दाब की मापने की एक इकाई है। तो डी के हो जाएगा 1। इस तरह से ये सही उत्तर होगा। कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कोका कोला जैसे कि इसमें जो है ना कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो ये
इसमें निकोटिन पाया जाता है। कोका कोला में सॉरी कैफीन पाया जाता है। कोका कोला में कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कैफीन पाया जाता है। वहीं अगर निकोटिन की बात करें तो ये निकोटिन जो है तंबाकू में पाया जाता है। तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन। और चाय की बात करें तो इसमें चाय जो है टैनिन में जो है, चाय में टैनिन पाया जाता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टैनिन पदार्थ पाया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में कौन कौन सा पदार्थ स्थित होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। प्रोटॉन की बात करें तो इस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में कोई भी ये आवेशहीन होता है, इस पे जो कोई चार्ज नहीं रहता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के जो परमाणु के जो नाभिक में कौन कौन सा होता है? ये परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। परमाणु पदार्थ के जो परमाणु सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है? पीटवा लोहा ये होता है। पीटवा लोहा को सबसे सर्वोत्तम लोहा के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है वो कम होता है। इसमें लगभग 0.12 से 0.25% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। जिस लोहे में कार्बन की मात्रा कम होता है उसका वो एक सर्वोत्तम रूप माना जाता है, शुद्धतम रूप माना जाता है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है NaNO3। NaNO3 है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप कहते हैं। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 KNO3 एक पोटेशियम नाइट्रेट है। इसको क्या कहते हैं? नाइटर या सोरा कहते हैं इसको। पोटेशियम नाइट्रेट को नाइटर या सोरा कहते हैं। नाइटर या सोरा। इसके अलावा ये सोडियम क्लोराइड हो गया। इसके अलावा K2CO3 जो हो गया उसको पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको पर्ल एस कहा जाता है। पर्ल एस कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो DNA जो कोशिका के अलावा किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। DNA जो होता है नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में यह पाया जाता है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरुदंड कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो है रीढ़ की हड्डी से इसका जो तात्पर्य निकलता है। मेरुदंड उसी को कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को। तो इसमें जो कुल 33 हड्डियां पाया जाता है। इसमें कुल मिलाकर रीढ़ की हड्डी की अलग अलग भाग होता है, जिसमें 5 भाग पाए जाते हैं। जिसे एक भाग होता है ग्रीवा करारुआ ग्रीवा करारुआ होता है, जिसमें 7 हड्डी पाया जाता है। रीढ़ की जो हड्डी होता है बैकबोन जो होता है उसमें 5 भाग होते हैं। पहला जो होता है रीवा नहीं ग्रीवा है। आप नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होंगे। ग्रीवा करारुआ ये एक भाग है बैकबोन का, जिसमें 7 हड्डी पाया जाता है। इसके अलावा वृक्ष प्रदेश होता है। वृक्ष प्रदेश होता है, इसमें 12 हड्डियां पाया जाता है। इसके अलावा कमर एक भाग होता है, इसमें 5 हड्डियां पाया जाता है। इसके अलावा कटी प्रदेश होता है। कटी प्रदेश होता है, इसमें भी कुल मिलाकर 5 हड्डियां पाया जाता है।
इसके अलावा इसका एक और भाग होता है, कोक्सियन होता है, जो कि इसमें 4 हड्डियां पाया जाता है। कोक्सियन एक भाग होता है जिसमें 4 हड्डी पाया जाता है। इस तरह से जो बैकबोन होता है उसमें कुल 5 भाग होते हैं, 5 भागों में ये बटा होता है बैकबोन। इसमें हर हर भाग में अलग अलग तरह के हड्डी पाया जाता है, और इसमें से कुल मिलाकर बैकबोन में यानी मेरुदंड में कुल 33 हड्डी पाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला की जैसे ही हम बात करते हैं तो हम आपको याद आ जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे केसर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक प्रकार की एक पौधों की जो वर्तिकाग्र होता है, उससे ये केसर के जो मसाला है उससे तैयार किया जाता है। यानी कि एक पौधे का वर्तिकाग्र होता है जिससे केसर का मसाला बनाया जाता है। ये हर तरह के पौधों में नहीं पाया जाता है, बल्कि एक एक पौधों का नाम है क्रोकस। क्रोकस नाम का एक पौधा है, क्रोकस नाम का एक पौधा है जिससे कि जिसके वर्तिकाग्र का क्रोकस पौधा का एक जो वर्तिकाग्र जो होता है उसी के भाग को तोड़कर केसर का मसाला बनाया जाता है। यह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में इसका होता है। फफूस धूलमियता, फफूस धूलमियता से वे ग्रसित होता है जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो फफूस धूलमियता जो है एक प्रकार का रोग है, जो किस में जो किस व्यक्ति में पाया जाता है, ये किस में होता है? ये जो व्यक्ति कोयला खनन उद्योग में काम करता है, जो भी व्यक्ति कोयला खनन उद्योग में काम करता है तो उसमें यह फफूस धूलमियता नाम का एक रोग पाया जाता है, रोग उत्पन्न होता है। अब इसमें इसका जो कुछ कुछ लक्षण है, जैसे कि सर दर्द करना, सांस धूल कण की वजह से इसमें जो है सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी व सिर में दर्द होता है, और फेफड़ों को यह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह एक प्रकार के रोग का नाम क्या है? फफूस धूलमियता है, जो किसमें जो मुख्य रूप से जो धूल मिट्टी के वाले क्षेत्र में काम करते हैं उसमें यह रोग पाया जाता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जो था यह बाल विवाह बाल विवाह से संबंधित था। मतलब कि शारदा अधिनियम जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1930 में यह कानून लाया गया था। 1930 में डॉक्टर हरिविलास शारदा ने इस कानून को लाया था, इस अधिनियम को लाया था, जिसमें इसमें इस अधिनियम में विवाह की जो उम्र बताई गई थी वो लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए इसमें 18 वर्ष तय किया गया था। एक विवाह का एक जो बाल विवाह रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम। किसके द्वारा यह कानून लाया गया था? 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था, जिसमें इसका अधिनियम में बताया गया था कि लड़की के लिए जो उम्र है वो 14 वर्ष है और लड़का का एक 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है ना इसमें चेंजिंग किया, कुछ बदलाव लाए गए, जैसे कि लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दिया गया और लड़का की उम्र 21 वर्ष कर दिया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में, कलकत्ता के 1906 अधिवेशन में यह सबसे पहली बार स्वराज शब्द लाया गया था। इसमें कोलकाता के जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे वो दादा भाई नौरोजी में, जिन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 1940 में गांधी जी के द्वारा लाया गया था, जिसमें सबसे पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में उभरे थे वो आपको पता ही होगा, विनोबा भावे थे, और दूसरे जो व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सबसे पहले त्रिपुरी संकट क्या था इसके बारे में आपको जानना चाहिए, पता होगा कि त्रिपुरी संकट में जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जा रहा था। त्रिपुरी संकट में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव किया जा रहा था, जिसमें गांधी जी के द्वारा पिटावी सीतारामैया को सपोर्ट किया गया था, लेकिन वो हार गए थे इस चुनाव में, और सुभाष चंद्र जो बोस जो थे वो जीत गए थे।
गांधी जी जिस पिटावी सीतारमैया हारने के बाद गांधी जी बोले थे कि इसी इसी में बोले थे कि यह मेरी हार है। और इसमें जो है ना जो सुभाष चंद्र बोस थे यह जीत गए थे, लेकिन गांधी जी के साथ कुछ मनमुटाव होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जो है ना जो राजेंद्र प्रसाद को इस पद का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें ये शतपथ और तैतरेय जो है इसमें ये दोनों जो है यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें शतपथ और तैतरेय में जिसमें लगभग 100 अध्याय रखे गए थे, 100 अध्याय और 14 कांडों में विभाजित किया गया था। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर यह किसके द्वारा रचित किया गया है? तो यह सोमदेव के द्वारा रचना किया गया है। सोमदेव के द्वारा यह कथा सरित सागर लिखा गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से यह सोमदेव जो थे यह कश्मीर से संबंधित थे, कश्मीर से बिलोंग करते थे। इसीलिए इस पुस्तक में, इस रचना में मुख्य ज्यादातर जो है ना कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। ज्यादातर इस बुक में, इस किताब में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन एक और चीज जो है इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें मौर्य काल के विषय में भी जानकारियां मिलती है। तो कथा सरित सागर में यह मुख्य रूप से इतिहास, कश्मीर के इतिहास को बताता है, लेकिन मुगल काल में यह, लेकिन इसके अलावा इसमें मौर्य काल के विषय के बारे में भी जानकारी देती है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यह राजस्थान की हम बात करते हैं। तो घग्गर नदी जो है की है एक राजस्थान में है। और जैसे ही राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें हम कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो चनहुद्रो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। और बनवाली जो था वो कहाँ था? बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी। इसके अलावा कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जिसमें जो है मुख्य रूप से काली चूड़िया और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप तथ्य याद रखेंगे। उदयन किस वंश का शासक था? उदयन किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था उदयन। जो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। अजातशत्रु के पुत्र जो थे वो उदयन थे। उदयन जो था वो गंगा और सोन के संगम पर एक पाटलिपुत्र नगर बसाया था। और बाद में अपने जो राजधानी है वही यह पाटलिपुत्र ही ले आया था। और आज जो पटना, वर्तमान में जो पटना है यही पाटलिपुत्र के स्थान पे है। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? अमरबेल किसका एक उदाहरण है? तो अमरबेल जो है यह एक परपोषी है। अमरबेल जो एक पेड़ है, एक वृक्ष है, यह क्या है? यह परपोषी नहीं है। अमरबेल जो निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो यह परजीवी है, यानी कि दूसरे जीवों पर यह जीवित रहता है, दूसरे के सहारे जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अर्थात इसमें जो है भोजन बनाने की शक्ति नहीं होती है। अमरबेल जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई एक इस प्रकार के वृक्ष होगा, इस प्रकार के कोई वृक्ष होगा और इसी पर जो है ना एक लता की तरह जो है ना एक अमरबेल रहता है, जो कि इसी पौधे के माध्यम से अपना भोजन व्यतीत करता है, इसी पौधे के माध्यम से अपना भोजन बनाता है। इसी को कहते हैं परजीवी, यानी कि दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना। पादपों में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन मुख्य रूप से जब परिवहन का जो भाग होता है वो दो तरीके से होता है, एक फ्लोएम और जाइलम।
लेकिन यहाँ पे जल की बात कर रहा है, तो जल जो है वो जाइलम के द्वारा जो है ना इसमें परिवहन होता है। और जब फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों के सहारे पौधों के अलग अलग भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम जो होता है वो पत्ती के माध्यम से वृक्ष के अलग अलग भागों में भोजन पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो जाइलम जो होता है वो जड़ के माध्यम से वृक्ष के ऊपरी तक अलग अलग भागों में जल का परिवहन करता है। तो परिवहन जो है, दो परिवहन का दो भाग होता है, एक फाइलम और एक जाइलम। ये दोनों मिलकर के एक परिवहन का निर्माण करता है। दोनों का कार्य अलग अलग होता है। मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो जब हम मेढक की बात करते हैं, तो मेढक में एक खास बात ये होती है कि यह मनुष्य की तरह जो इसमें फेफड़ा होता है। तो मेढक में जो है फेफड़ा फेफड़ा और त्वचा के द्वारा यह श्वसन करता है। इसके अलावा एक मेढक जो है यह मुंह से भी श्वसन करते हैं। यानी कि जिस तरह से मनुष्य नाक और मुंह से सांस लेता है, उसी तरह से मेढक भी फेफड़ा, त्वचा और मुंह से श्वसन करता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो बी और सी, यानी कि फेफड़ा और त्वचा के अनुसार मेढक जो है वो श्वसन करता है। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक पालक की जब हम बात करते हैं, तो जानते हैं कि पालक में सबसे ज्यादा जो है आयरन की मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पे अम्ल की बात करते हैं तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा और हम बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम की भी मात्रा पाया जाता है। इसी के साथ ही इसमें अगर हम विटामिन की बात करें, तो विटामिन ए और सी पाया जाता है। पालक में विटामिन ए और सी पाया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? तो कुटपाद का अर्थ यहाँ पे होता है, कुटपाद मतलब यह भोजन पचाने का कार्य करता है। यह किसमें स्थित होता है? तो यह कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद जो है अमीबा में यह पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो भोजन पचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम लोग 25 प्रश्न को डिस्कशन किए। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो आपको ये ऑप्शन में बताना है। दूसरा है कि खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तीसरा है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? और चौथा प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो इस तरह से आप 4 प्रश्नों का ये जो पिछले सेट का है, तो आप हमें उम्मीद है यदि आप देखे होंगे तो जरूर आपको याद होगा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज है 15 अगस्त, यानी कि 75वां इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से और ड्रीम आईएएस की तरफ से। आज 75 साल स्वतंत्रता दिवस के, आज 75 साल पूरे हो गए हैं। और इन आज़ादी को पाने के लिए न जाने हमारे कितने जो है क्रांतिकारी वीर और बलिदान इसमें जो है दिए हैं। तो आप सब, मेरी ओर से गुजारिश है कि आप सब जो है इनको याद करें, और एक सुंदर और भविष्यमय पृथ्वी की भी रचना किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आज समाज में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बदल रहे हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बदल रहा है, बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य की जो है ना इसमें कुछ न कुछ गलतियां ही रहती है, जिसकी वजह से इस तरह के खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि आप सभी को अभी पता ही होगा कि वर्तमान में कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, और इसमें न जाने कितने सारे जो है ना लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कई लोग जो है ना इस कोरोना की वजह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, गुजारते थे। कोरोना की वजह से जो है कई लोग अपना जीवन जो है गुजार चुके हैं, अपने मृत्यु के कगार पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारी ही कुछ गलतियां रहती है। हम जिस तरह से, तो हमें उम्मीद है कि आप सब जो है बेहतर तरीके से बेहतर भविष्य के रूप में उभरेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुल मिलाकर हम लोगों ने 6 सेट कवर किए। 1 to 6 सेट कवर हो चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे बहुत सारे प्रश्न याद भी होंगे,
इसी के तर्ज पे आज 9 PM से ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है टेस्ट होगा। तो आप सब यदि आप जिससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपने टेस्ट को दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप इस 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको याद हुए। और ये जो टेस्ट है ये मुख्य रूप से पीटी के संदर्भ में लिया जा रहा है। जिस तरह से पीटी में 150 प्रश्न होते हैं, उसी के तौर पे यह भी टेस्ट आयोजन किया जा रहा है। तो आप इसमें से भाग लीजिए और टेस्ट दीजिए। इसके साथ ही आगे का सेट भी हम लोग कवर करेंगे। और इसमें हम बात करें तो मंडे से हम लोग जो एटलस में इंडियन मैप को स्टार्ट करेंगे, इंडियन मैप, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का एक भाग कवर करेंगे। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज 15 अगस्त के दिवस पे आज खूब सारी आज मस्तियाँ कीजिए, लेकिन मस्तियाँ के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि ये आज जो है हॉलीडे कोई नहीं है, आज कोई छुट्टी का त्यौहार नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इस चीज़ को आप बड़े धूमधाम के साथ मनाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।